ठीक है, तो हम बात कर रहे थे गेट सेट के क्लॉजेस की। अब आप यहाँ पे देखोगे इस प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेट का क्लॉज है, गेट का क्लॉज नहीं है। तो जैसे ही इसकी वैल्यू जो है आप रीड करने की कोशिश करोगे आपको एरर देगा, लेकिन आप इसमें सेट कर सकते हो। अब क्या होगा हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम प्रॉपर्टी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं आते, रिटर्न टाइप उस वेरिएबल की बन जाती है जिसके लिए हम ये प्रॉपर्टी बना रहे हैं, और उसमें दो क्लॉजेज होते हैं, गेट का एक, सेट का। ठीक है, जब भी वैल्यू इसमें पैरामीटर पास होता है उसका बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, वैल्यू नेम होता है। तो यहाँ पे आपके पास ये हमारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज में किसी को कोई कंफ्यूजन? जी सालिक रफ़ीक, अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर पैरामीटर यूज़ करोगे तो आपको एरर देने लगेगा। वो कहेगा कि अब ये प्रॉपर्टी नहीं है, अब ये मेथड बन गया। सालिक रफ़ीक, ठीक है, सबको ये चीज़ क्लियर है? आगे चलें। अच्छा, आगे चलते हैं। तो अब आगे क्या है आपके पास, बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो इसको जो है दिमाग और आंखें दोनों खोल के देखो, ताकि पहली बार में समझ में आ जाए। अगर पहली बार में समझ में नहीं आया तो काफ़ी लंबे अरसे तक कन्फ्यूजन में रहोगे। ठीक है, तो पूरा फोकस रखो। अभी हम जो आगे पढ़ने वाले हैं छोटा सा टॉपिक है, आसान है, लेकिन इसमें बच्चे गलती बहुत करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने इनकैप्सुलेशन में दो चीज़ें देखी, पहली एक्सेस स्पेसिफायर्स, दूसरी प्रॉपर्टीज़। अब हम देखने वाले तीसरी चीज़ जो कि आखिरी है, जिसको हम क्या कहते हैं, अच्छा ये प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल है, जिसको हम कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं? एक्सेस मॉडिफायर्स जो है बताते हैं कि मेरे पास जो मेरा वेरिएबल है या मेरा जो मेंबर है, क्लास मेंबर, उस तक जो एक्सेस है वो किस किस्म का होगा। इससे पहले हम जो एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़ के आए हैं उसमें क्या था, लेवल ऑफ एक्सेस बताता था, मतलब कितना एक्सेस देना है। लेवल ऑफ एक्सेस मतलब वैल्यू या अमाउंट ऑफ एक्सेस कितना देना है, कहाँ कहाँ तक एक्सेस देना है, तो वो लेवल बताता था। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, जब हम एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़ रहे हैं तो एक्सेस स्पेसिफायर्स में टाइप बताता है कि किस टाइप का एक्सेस देना है। ठीक है, इन दोनों बात को समझो। एक्सेस स्पेसिफायर्स जो है हमें लेवल बताता है कि कौन कितने लेवल का एक्सेस देना है। एक्सेस मॉडिफायर्स हमें ये बताता है कि किस टाइप का एक्सेस देना है। तो वहाँ पे लेवल है, यहाँ पे टाइप है। बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक्सेस स्पेसिफायर्स में आपके पास क्या थे, तीन चीज़ें थी, तीन तीन कीवर्ड्स थे। यहाँ पे भी आपके पास क्या है, तीन कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड क्या है, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या बताता है कि अगर किसी वेरिएबल के आगे कॉन्स्ट लगा दिया तो उसकी वैल्यू आप सिर्फ और सिर्फ कंपाइल टाइम पे चेंज कर सकते हो, मतलब जिस वक्त आप कोड कर रहे थे उसके बाद आप कभी भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद रीड ओनली। रीड ओनली क्या कहता है कि आप इसकी वैल्यू रन टाइम पे तो चेंज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बार, और वो कहाँ से कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर के अंदर से कर सकते हो। अगर आपने किसी वेरिएबल के आगे रीड ओनली लगा दिया तो उसकी जो है वैल्यू आप रन टाइम पे तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्या था, सिर्फ कंपाइल टाइम था ना, आप यहाँ पे रन टाइम पे भी चेंज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक बार, और वो कहाँ से, आपके कंस्ट्रक्टर से। इसी तरीके से स्टैटिक रीड ओनली है। स्टैटिक रीड ओनली क्या कहता है, ये एग्जैक्टली रीड ओनली की तरह काम करता है, लेकिन इसमें कंस्ट्रक्टर कौन सा होना चाहिए, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्स क्या कहता है, कंपाइल टाइम। रीड ओनली कहता है रन टाइम, लेकिन कंस्ट्रक्टर के थ्रू। और स्टैटिक रीड ओनली क्या कहता है, एग्जैक्टली वही कहता है जो रीड ओनली कहता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। तो इसकी हम एग्जांपल करके देखते हैं। हमारे पास हम क्या करते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास ह्यूमन। सबको कोड विजिबल है?
कोड विजिबल है बेटा, स्क्रीन कोड विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक इंटीजर बना रहे हैं, पब्लिक इंटीजर हैंड्स। इंसान के पास 2 हाथ होते हैं, ठीक है। अब इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ह्यूमन ओबी इज इक्वल टू न्यू ह्यूमन, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके जो हाथ हैं डॉट हैंड्स उसको प्रिंट करवाता हूँ। तो जब मैं इसको चलाऊंगा तो मुझे क्या देगा, इसके पास 2 हाथ हैं। अब इसको अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ओ बी डॉट हैंड्स इज इक्वल टू 4, मैं इसके 4 हाथ भी बना सकता हूँ। रन टाइम पे इसको मैं चेंज कर रहा हूँ और इसको 2 से मैंने क्या बना दिया, 4 बना दिया। तो यहाँ पे फ्रंट एंड पे जो कोड हो रहा है यहाँ पे मेन के मेथड में, वो कौन सा है, रन टाइम का कोड है। अब अगर मैंने इसके आगे कॉन्स्ट लगा दिया, CONST कॉन्स्ट लगा दिया, तो अब इसको मैं जो है रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकता। ये देखें, जैसे ही आप इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करोगे ये एरर देगा, कहेगा कि आप इसको सिर्फ कोड के वक्त चेंज कर सकते हो, रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई। कॉन्स्ट ने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया कि ये सिर्फ इसकी वैल्यू जो है कब सेट हो सकती है, कंपाइल टाइम पे, मतलब जब आप कोड कर रहे हो। उसके बाद अगर रन टाइम पे चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो एरर देगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई कॉन्स्ट क्या करता है। अब इसी तरीके से अगर मैं एक पब्लिक इंटीजर लेग्स बनाता हूँ जिसकी लेग्स 2 हैं, और उसको मैं क्या करता हूँ, रीड ओनली करता हूँ। तो रीड ओनली में क्या होगा, अब अगर मैं लेग्स को वैल्यू असाइन करवाना चाहूँ, 4 वैल्यू असाइन करवाना चाहूँ, तो वो भी एरर देगा। वो एरर क्यों देगा, क्योंकि वो कहता है कि ऑल्दो आप इसको रन टाइम पे चेंज कर सकते हो, लेकिन कहाँ से कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर से। आप इसको किसी और जगह से चेंज नहीं कर सकते, इसको कंस्ट्रक्टर से कर सकते हो। तो हमें इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। और अब हम इसको अगर सेट करें इज इक्वल टू 100, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं, ओबी डॉट लेग्स। अब क्या होगा, इसकी मैंने कोड में वैल्यू क्या दी हुई है, 2, लेकिन जब रन टाइम हो रहा है तो रन टाइम पे इसकी वैल्यू क्या कर दी है, 100। अब देखो जब इसको चलाओगे तो लेग्स कितनी प्रिंट करेगा, 100 प्रिंट करेगा। तो ये आपको रीड ओनली जो है वो रन टाइम पे आपको वैल्यू चेंज तो करने देता है, लेकिन कहाँ से चेंज करने देता है, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर के अंदर से, किसी और जगह से नहीं करने देता। ठीक है। अब आ जाता है स्टैटिक रीड ओनली, पब्लिक स्टैटिक रीड ओनली। मैंने कहा हेड, अब स्टैटिक रीड ओनली क्या कह रहा था, ये एग्जैक्टली किसकी तरह है, रीड ओनली की तरह है, लेकिन इसमें क्या है, कंस्ट्रक्टर कौन सा यूज होना चाहिए, स्टैटिक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, और उसमें से फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कंस्ट्रक्टर कौन सा होना चाहिए, स्टैटिक। तो हमें क्या नाम देना पड़ेगा, इसको स्टैटिक देना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ से प्रिंट करवाना चाहूँ अपने हेड्स को, तो आप देखोगे कि रन टाइम पे कोड चेंज होगा। अच्छा यूं हो, यहाँ पे देखो कितने हेड्स हो गए मेरे, 2 हेड्स हो गए। तो कांस्टेंट रीड ओनली और स्टैटिक रीड ओनली तीनों समझ में आ गए। मोहम्मद अवेज, इसको हम हैंड्स को 2 से 4 कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जिस वक्त हम कोड लिख रहे हैं। अभी मैं कोड लिख रहा हूँ तो अभी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं रन टाइम पे यहाँ से चेंज नहीं कर सकता। ओ बी डॉट हैंड्स इज इक्वल टू 100, कोड चलते वक्त मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। और यहाँ पे कौन सा कोड लिखा जाता है, जो कि रन टाइम पे कोड चलता है, तो वो आपको एरर देगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू तब चेंज कर सकते हो जब आप उसको कोड कर रहे हो। ठीक है। अच्छा रीड ओनली रिपीट कर दूं, रीड ओनली क्या कहता है कि आप उसको जो है रन टाइम पे चेंज तो कर सकते हो। देखें एक बार मैंने इसकी वैल्यू असाइन की है, फिर इसको मैं दोबारा चेंज भी कर रहा हूँ,
लेकिन हैंड्स के साथ क्या है कि एक बार वैल्यू सेट कर दी, अब वो कहीं से भी चेंज नहीं हो सकती, कंपाइल टाइम पे सिर्फ चेंज होती है। लेग्स क्या है, एक बार आपने वैल्यू असाइन की और उसको फिर बाद में चेंज भी कर दिया, लेकिन कहाँ से सिर्फ कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर के अंदर से कर सकते हो, किसी और जगह से नहीं कर सकते। अब क्लियर है? अच्छा, कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर में जो डिफरेंस है वो आपको अभी तो समझ में नहीं आएगा, वो बाद में हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी के लिए फिलहाल सिर्फ इतना समझे कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो होता है उसके आगे स्टैटिक का कीवर्ड लगा होता है, पब्लिक नहीं लगा होता। और जो जो आपके पास आम कंस्ट्रक्टर होता है उसके आगे पब्लिक का कीवर्ड लगा होता है। ठीक है, सालिक रफ़ीक और मोहम्मद बिलाल। ठीक है, आगे चलें। ओके, बाकी बच्चों का क्या इनपुट है, समझ में आ रहा है? 6-7 बच्चों ने रिप्लाई किया है, बाकी के जो 10 बच्चे हैं, 10 भी नहीं, 15 बच्चे हैं, 15 14-15 बच्चे हैं, उनका क्या रिप्लाई है? अच्छा, सारे अब यहाँ पे कंफ्यूजन कर रहे हो, जैसे मैंने बताया था कि बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, गलती करते हैं, तो आप भी वही गलती कर रहे हो मोहम्मद सारिब। मैंने बताया था कि आपके पास एक्सेस स्पेसिफायर्स अलग होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स अलग होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स का काम बिल्कुल अलग होता है, मॉडिफायर्स का काम अलग होता है। तो यहाँ पे आप कंपेयर नहीं कर सकते एक कांस्टेंट को और एक प्राइवेट के कीवर्ड को। क्यों? क्योंकि कभी भी आप कंपेयर नहीं कर सकते एक गधे को और एक घोड़े को, दोनों अलग अलग नेचर के हैं। तो यहाँ पे भी जो कॉन्स्ट है और जो प्राइवेट है वो दोनों अलग अलग नेचर के हैं, तो इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। प्राइवेट का काम बिल्कुल अलग है, कॉन्स्ट का काम बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे आप देखोगे स्क्रीन पे कि मैंने यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर भी इस्तेमाल किया हुआ है और एक्सेस मॉडिफायर भी इस्तेमाल किया हुआ है। अगर इसको मैं प्राइवेट भी कर दूं तब भी ये कांस्टेंट के साथ चल सकता है। तो इसका ख्याल रखें कि एक्सेस स्पेसिफायर अलग से लगता है, एक्सेस मॉडिफायर्स अलग से लगता है। ठीक है क्लास, अब सही है मोहम्मद सारिब? ओके, तो यहाँ पे मुझे 2 मिनट का ब्रेक दें, उसके बाद हम जो है दोबारा सेशन जो है कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक है, तो मुझे 2 मिनट का ब्रेक दें।
जी क्लास, एक्सिम मॉडिफायर जो है हमें क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, हमारे इनकैप्सुलेशन यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो हमने पिलर्स ऑफ होप में 3 चीज़ें देख ली। सबको आवाज़ आ रही है? ठीक है, हमने पिलर्स ऑफ होप के अंदर 3 चीज़ें देख ली। सबसे पहला हमने देखा इनहेरिटेंस, उसके बाद हमने देखा एब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद हमने देखा इनकैप्सुलेशन। तो इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी? इनहेरिटेंस की टाइप्स थी, एब्स्ट्रैक्शन थी, फिर उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्शन देखी, उसके बाद हमने इनकैप्सुलेशन देखी। इनकैप्सुलेशन में 3 चीज़ें थी। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी थी, मुझे बता सकता है कोई? जी, हमने इनकैप्सुलेशन में 3 चीज़ें देखी। मुझे कोई बता सकता है इनकैप्सुलेशन में कौन सी 3 चीज़ें थी? यहाँ पे बेटा फिर गलती कर रहे हो, ठीक है। इनकैप्सुलेशन में ख्याल रखिएगा इस चीज़ का, आपके पास 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी। पहली एक्सेस स्पेसिफायर्स, प्रॉपर्टीज़ और फिर एक्सेस मॉडिफायर्स। 3 चीज़ें पढ़ी थी, बिल्कुल। अब उन 3 चीज़ों के अंदर अलग-अलग मज़ीद सब टॉपिक्स थे। एक्सेस स्पेसिफायर्स में पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में गेट सेट, और फिर एक्सेस मॉडिफायर्स में कांस्टेंट, रीड ओनली और स्टैटिक रीड ओनली। अब ठीक है? ओके, अब हम जाएंगे टाइप्स ऑफ कस्टम कंस्ट्रक्टर्स। कस्टम कंस्ट्रक्टर्स हमने देखा था कि हम एक कंस्ट्रक्टर किस तरीके से बनाते हैं, और जब भी हम एक अपना कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कस्टम कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहली टाइप आपकी जो है सिंपल कंस्ट्रक्टर, टेक्स नो पैरामीटर्स। हम ये वाला ऑलरेडी काम देख चुके हैं कि किस तरीके से एक सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाया जाए। अभी हमने ह्यूमन का भी एक कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं आ रहा था। अब उसके अंदर अगर मैं कोई पैरामीटर ले लूँ, ठीक है, अगर उसमें कोई मैं पैरामीटर ले लूँ तो वो क्या बन जाएगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हम काम करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसका नाम क्या होगा? नेम। तो अब ये क्या बन जाएगा मेरे पास? एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है और इसके अंदर पैरामीटर पास हो रहा है। अब जब आपने इसको पैरामीटराइज बना दिया तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम इसको यहाँ पे आएगी जिस वक्त आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। और वो क्या कहेगा कि जब भी मुझे कॉल किया जाए कंस्ट्रक्टर को तो उसमें क्या एक्सपेक्टेड है कि कोई एक पैरामीटर आएगा, तो हमें वो पैरामीटर पास करना पड़ेगा। अब क्या होगा? अब ये ऑब्जेक्ट बन के चलने लगेगा। तो इसमें मैं जितने पैरामीटर्स चाहूँ मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ये चीज़ क्लियर हो गई? जी, सिंपल कंस्ट्रक्टर हम पहले देख चुके हैं, उसके बाद हम आ गए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे। ये भी क्लियर हो गया? जी क्लास, मोहम्मद अवेज़, मैं आपका सवाल नहीं समझा हूँ। आप क्या पूछना चाह रहे हो कि अगर हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहें ह्यूमन का तो वो कैसे बनेगा, यही पूछ रहे हो मोहम्मद अवेज़? ये पूछ रहे हो कि अगर हम ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा? तो बेटा यहाँ पे मैंने बताया ना कि आपको क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बनाते थे वैसे ही बनेगा, लेकिन अब उसके पैरेंथेसिस के अंदर आपके पैरामीटर्स की वैल्यू पास हो जाएगी, दैट्स इट। तो नेम की जगह पे हमने अली डाल दिया और एज की जगह पे हमने 20 डाल दिया, तो इस तरीके से उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ठीक है? अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर पे, जो कि है इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर्स।
इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर्स कौन से होते हैं? वो कंस्ट्रक्टर होते हैं जो कि हमें हमारे पेरेंट्स की वजह से बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो सपोज करें कि मेरे पास, मैंने क्लास बनाई ह्यूमन की, उसके बाद एक क्लास बनाई पब्लिक क्लास स्टूडेंट की। अब अगर स्टूडेंट ने इसको इनहेरिट नहीं किया हुआ तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बन जाएगा, स्टूडेंट ob2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। स्टूडेंट, ठीक है, इसमें कोई पैरामीटर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना। लेकिन अगर मैं इसको ह्यूमन से इनहेरिट करवा दूँ तो क्या होगा? ये एरर देने लगेगा। क्यों देने लगेगा? कहेगा कि आपका जो पेरेंट है उसका एक कंस्ट्रक्टर है जो कि क्या करता है, पैरामीटर्स लेता है। इस वजह से आपको अब अपना भी एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो कि पैरामीटर्स लेगा। ठीक है, अगर इसको मैं सिंपल कंस्ट्रक्टर बना दूं, इसका ख्याल रखिएगा, अगर इसको मैं सिंपल कंस्ट्रक्टर बना दूं और फिर इनहेरिट करूं तो ये एरर नहीं देगा। लेकिन अगर इसको मैं पैरामीटराइज बना दूं अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को तो फिर ये एरर देने लगेगा। ठीक है, और कहेगा कि अब आपको अपना कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा पब्लिक स्टूडेंट, जो कि क्या करेगा, पैरामीटर्स लेगा और इन पैरामीटर्स को लेके कहां पास करेगा, अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में। अब ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि आपको याद होगा कि हमने जब कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स पढ़े थे उस वक्त हमने एक चीज़ देखी थी कि ऑब्जेक्ट की क्रिएशन का प्रोसेस क्या होता है और ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस क्या होता है। ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट हो रहा होता है तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले किसकी चीज़ें अटैच होती हैं? चाइल्ड की चीज़ें अटैच होती हैं या पेरेंट की? जी, सबसे पहले किसकी चीज़ अटैच होती है? पेरेंट की, ऑब्वियसली। तो होता क्या है, जब भी ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने जाता है तो होता क्या है, कंस्ट्रक्टर सबसे पहले किसका कॉल होता है? ह्यूमन का। और उसमें पैरामीटर्स हैं और विदाउट पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर चलेगा नहीं जब तक कि उनकी वैल्यू नहीं दोगे। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपना भी एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है चाइल्ड के लिए, जो कि इन वैल्यूज़ को लेता है और फिर बेस के कीवर्ड से आगे भिजवा देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये जो दोनों वैल्यूज थी अब किसके पास चली जाएंगी? आपके ह्यूमन के कंस्ट्रक्टर के पास। उसको वैल्यूज मिल जाएंगी, अब वो अपना ह्यूमन की सारी चीजें अटैच करेगा, उसके बाद फिर स्टूडेंट पे आएगा और स्टूडेंट की सारी चीजें अटैच करेगा और एक पूरा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये बात समझ में आई? बेस का मतलब बताने के लिए कि अब ये जो मैंने पैरामीटर्स लिए हैं इनको बेस पे भेज दो। बेस मतलब पेरेंट की तरफ भेज दो। तो बेस का कीवर्ड और दिस का कीवर्ड हम पढ़ चुके थे पहले लास्ट क्लास के अंदर। उसमें हमने देखा था कि दिस का कीवर्ड बताता था कि ये मेरे अपनी क्लास के लिए है और बेस का कीवर्ड बताता था कि ये जो चीज़ें हैं ये मेरी पेरेंट क्लास के लिए हैं। तो इसलिए हम बताते हैं कि बेस लगा के ये वैल्यूज़ किसको भेज दो? अपने पेरेंट को भेज दो। नहीं, ह्यूमन नहीं लगा सकते, इसका ख्याल रखिएगा, ह्यूमन नहीं लगा सकते बेटा। सालिक रफ़ीक, अच्छा बिलाल कह रहे हैं कि इसमें वैल्यूज़ पास करके दिखाएं, तो बिल्कुल करते हैं। आपने यहाँ पे सबसे पहले कहा जॉन और इसमें कहा 30। अब ये वैल्यूज़ पास हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का जो कंस्ट्रक्टर है वो कितनी वैल्यूज़ ले रहा है? 2 वैल्यूज़ ले रहा है। यहाँ से हमने 2 वैल्यूज़ पास की, अब आपका ऑब्जेक्ट इजीली बन जाएगा और इसकी वैल्यूज़ किसको मिल जाएंगी? बेस को मिल जाएंगी। बेस के ऊपर जाएगा आपका कंस्ट्रक्टर ह्यूमन का कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों टाइप के कंस्ट्रक्टर्स हमने जो कस्टम कंस्ट्रक्टर्स थे उसको समझ लिया। सबसे पहले सिंपल, जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होता। दूसरा पैरामीटराइज, जिसमें पैरामीटर होता है। तीसरा इनहेरिटेड। इनहेरिटेड में प्रॉब्लम क्या है? इनहेरिटेड में हमारा खुद का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता। वो कंस्ट्रक्टर हमें किसकी वजह से बनाना पड़ता है? हमें अपने पेरेंट की वजह से बनाना पड़ता है जिसके पास एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है बेटा।
क्लियर है? आगे चले। अच्छा, अब बारी आती है हमारे लास्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर की, जो कि क्या है? पहली बात कि इनहेरिटेड है, और दूसरा पैरामीटराइज भी है। इसका मतलब क्या होगा कि एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर हो, लेकिन उसमें सिर्फ जो पैरामीटर्स हैं वो मेरे पेरेंट के लिए ना हो, बल्कि मेरी चाइल्ड क्लास के लिए भी पेरेंट जो है उसमें पैरामीटर्स हों। तो यहाँ पे हमने एक इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर बनाया था। सारे एग्री करते हो कि ये इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर है? जी क्लास, सारे एग्री करते हो कि ये इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर है? ठीक है। अब अगर इसके अंदर कोई मैं एक एडिशनल पैरामीटर लगा दूं, स्ट्रिंग एस नेम, मतलब अब मेरे पेरेंट को कितनी वैल्यूज़ की ज़रूरत थी? 2 वैल्यूज़ की। लेकिन मैं अपने कंस्ट्रक्टर में कितनी वैल्यूज़ ले रहा हूँ? 3 वैल्यूज़ ले रहा हूँ। इसका मतलब ये जो एक एडिशनल वैल्यू है, ये मेरी खुद के लिए वैल्यू है, और मैं आगे सिर्फ कितनी भिजवा रहा हूँ? 2 वैल्यूज़ को भिजवा रहा हूँ। कौन कौन सी? एफ नेम और एफ एज को भिजवा रहा हूँ। लेकिन ये वाला जो एस नेम है, ये किसके लिए? मेरे खुद के लिए है। तो इसका मतलब ये खुद भी पैरामीटराइज बन गया। तो पहले तो ये इनहेरिटेड था, और अब एक एडिशनल पैरामीटर जो कि खुद अपने लिए ले रहा है, उससे ये क्या बन गया? एक पैरामीटराइज एंड इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर। और जब आप इसको चलाओगे तो अब यहाँ पे भी आपको 3 वैल्यूज देनी पड़ेंगी। ठीक है? पहला फादर का नाम, उसकी एज, और फिर अपने स्टूडेंट खुद का नाम। तो हम इसमें से आगे कौन सा भिजवा रहे हैं? एफ नेम और एफ एज भिजवा रहे हैं, जिसमें फादर नेम और फादर एज हो गई। एस नेम हमारे पास खुद रहेगा, क्यों? क्योंकि ये हमारे खुद का पैरामीटर है। तो अब जो है पैरामीटराइज और इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज एंड इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लियर हो चुका। जी बिलाल, बेस में सिर्फ 2 वैल्यूज ही जाएंगी। तो वो 2 वैल्यूज हमने कौन सी भिजवाई हैं? एफ नेम और एफ एज। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ये ज़्यादा आसान था। इसमें कोई एडिशनल चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ एडिशनल पैरामीटर्स ले लेते हैं जो कि हमारी खुद के लिए हैं। तो जब भी कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर बनेगा, ठीक है, जिसका पेरेंट जो है कम वैल्यू लेता हो और वो खुद जो है वो ज़्यादा वैल्यूज लेता हो, तो इसका मतलब वो कौन सा टाइप का कंस्ट्रक्टर है? पैरामीटराइज एंड इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर है। और अगर एग्जैक्टली उतनी ही वैल्यूज ले रहा है जितनी उसके पेरेंट ले रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। इसका शॉर्टकट, कुछ शॉर्ट टिप इस तरीके से समझ लें। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अब मुझे ये बताएं कि आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। जी क्लास, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। अच्छा, मोहम्मद सारे पूछ रहे हैं कि हमारा जो ह्यूमन की क्लास थी उसका जो कंस्ट्रक्टर था उसमें बेस का कीवर्ड क्यों यूज़ नहीं हुआ। ओके, दोबारा कोड पे आ जाते हैं। सबसे पहले बेटा मुझे ये बताओ कि बेस का कीवर्ड किसके लिए होता है? पेरेंट के लिए होता है, चाइल्ड के लिए होता है? जी सारे, बेस का कीवर्ड पेरेंट के लिए होता है, चाइल्ड के लिए होता है? पेरेंट के लिए। तो इसका स्टूडेंट का पेरेंट है कोई? बिल्कुल है। अब अगर हम ह्यूमन पे देखें तो इसका कोई पेरेंट नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से बेस का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ। फहद, अगर आप विंडोज़ फॉर्म के ऊपर बना रहे हो तो इनपुट जो है ऑब्वियसली टेक्स्ट बॉक्स से आएगा, या दूसरे जो है कॉम्बो बॉक्स या लिस्ट बॉक्स वहाँ से आ सकता है। लेकिन अगर आप कंसोल पे बना रहे हो तो उसका जो इनपुट है वो कंसोल डॉट रीड लाइन और फाइल से आ सकता है। इस इनपुट के लेने का कोई ऊप से कोई ताल्लुक नहीं है बेटा। जो इनपुट लेने का काम है वो तो पीएफ का काम है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे ये बताओ सारे,
कि अगर मैं एक काम ये करता हूँ कि मेरे पास जो मेरा ह्यूमन है उसमें से मैं कोई भी पैरामीटर नहीं लेता, मतलब इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज नहीं है। अब मुझे बताओ ये बेस का कीवर्ड यहाँ पे जो मैंने लगाया है वो एरर क्यों दे रहा है? जी, मैंने अपने ह्यूमन के कंस्ट्रक्टर को सिंपल कंस्ट्रक्टर बना दिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है। अब अगर स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर को देखो तो वहां पे जो बेस का कीवर्ड था वो एरर क्यों दे रहा है? हाँ भाई बताओ सारे। एग्जैक्टली सिंपल है, क्योंकि हमारे पास जो ह्यूमन है हमारा उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं जा रहा, तो अब ये दोनों हट जाएंगे। इससे होगा क्या, अब मुझे एफ एज और एफ नेम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरा एस नेम आएगा। तो जब मैं यहाँ से पास करूँगा तो यहाँ से मेरी ये दो वैल्यूज़ भी हट जाएंगी। अब समझ में आ गया? जी, अब समझ में आ गया सारे स्टूडेंट्स? ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पे ओवर होता है। अब एक एक आपको मैं मशवरा ये दूंगा कि आपकी जो स्लाइड्स हैं जो मैं अपलोड करता हूँ उसके हर स्लाइड के आखिर में एक एक्सरसाइज होती है, कोई ना कोई मैंने एक्सरसाइज उसमें इंक्लूड की हुई है, उस एक्सरसाइज को ज़रूर कर लो। उस एक्सरसाइज को करने से होगा ये कि आपका जो अभी तक हमने पढ़ा है उसकी जो क्वेश्चंस जो पेपर में बन सकते हैं, जो पेपर्स में आ सकते हैं, उसके एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस हैं। अगर वो एक्सरसाइजेस आप कर लोगे तो पेपर में जब सवाल आएगा तो आप उससे फेमिलियर होगे कि ये सवाल आपने पहले ही किया हुआ होगा, तो इट्स नेसेसरी कि आप उसको कर लें। अच्छा, मैं बुक रेफर कर दूं बेटा? बुक का नाम होगा आपका हेड्स फर्स्ट, हेड्स फर्स्ट सी शार्प, और ये है ओ रिली की, ओ रिली की बुक है, हेड्स फर्स्ट सी शार्प ओ रिली। ठीक है, एडिशन कोई भी ले लो, आपकी मर्जी है। हाँ यार, प्रोजेक्ट के बारे में जो है मुझे बात करनी थी। प्रोजेक्ट के बारे में मैं एक पोस्ट भी डालने वाला था, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने नहीं डाला। तो होगा ये कि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है और जो आपके प्रोजेक्ट मेंबर्स हैं, तो सबसे पहले ऊप के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो। अटेंडेंस ले रहा हूँ बेटा, वेट करो। आपका प्रोजेक्ट कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो, ठीक है? और उसमें कम से कम 3 मेंबर्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मेंबर्स हों, ना कम हो सकते हैं ना ज़्यादा हो सकते हैं। और अगले हफ्ते में आपको अपने ग्रुप मेंबर्स और अपना जो प्रोजेक्ट है वो सोच के आना है, और फाइनल फाइनल प्रोजेक्ट जो है मुझे आपने बताना है। 4 का नहीं हो सकता। बिलाल, आपके पास जो GCR है उस पर अगर मैं उसको इनेबल करता हूँ पोस्ट को, तो GCR में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब लेक्चर से रिलेटेड नहीं है। तो उससे होता यह है कि जब बच्चा स्टडी करने बैठता है मिड टर्म्स की या फाइनल टर्म्स की, तो उसको चीज़ें ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस वजह से मैंने उसको डिसेबल किया हुआ है, तो मैं इनेबल तो नहीं कर सकता। आप ये कर सकते हो कि ड्यूरिंग द क्लास आपके पास जो है स्टूडेंट्स के नाम आ रहे होते हैं, तो आप एक काम करें, वहाँ से डिसाइड कर लें, या फिर ये करें कि आप जो है अपने नंबर शेयर कर लें, तो आप एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें, या कोई खुद ही व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें आप लोग और सारे उसको ज्वाइन कर लो, तो आप जो है फिर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में आपने ग्रुप और अपना प्रोजेक्ट फाइनलाइज करना है, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो।
असाइनमेंट 1 बेटा अभी मैं कोई असाइनमेंट और क्विज़ेज़ नहीं दूँगा, मैं आपको एक ग्रैंड असाइनमेंट दूँगा, जिसमें सारे क्विज़ेज़ और सारे असाइनमेंट एक साथ होंगे। फिर उसकी डेडलाइन होगी 1 हफ़्ते की, आपको 1 हफ़्ते में वो सबमिट करवाना होगा। तो उसके इंस्ट्रक्शंस मैं डाल दूँगा, अभी कुछ भी मैं अपलोड नहीं कर रहा। अभी के लिए आप